नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जुए सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर लखनऊ से सामने आ रही बीएसपी अध्यक्ष मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा कांग्रेस मुस्लिमों को आपस में लड़ा रही है। मायावती का ये बड़ा बयान सामने आया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर। मुस्लिम समाज सपा कांग्रेस से सतर्क रहे। यहां मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, उत्पीड़न पर चुप बैठे हैं। बांग्लादेश में अत्याचार झेलने वाले दलित हैं। जनप्रतिनिधियों को दलितों की चिंता नहीं है। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा दलित पीड़ित है। कांग्रेस मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। हाल ही में संभल हिंसा को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस हमलावर है, अब इसको लेकर भी मायावती ने हमला बोला है कांग्रेस पर। और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट के लिए बस संभल का नारा लगा रही है। मुख्य विपक्षी कांग्रेस को दलितों की चिंता नहीं है। मायावती ने ट्वीट कर यह बड़ा हमला बोला है। देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि ये पार्टियाँ मुस्लिम समाज को भी अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहाँ आपस में लड़ा रही हैं संभल में, जिससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना है। इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जिनकी बदौलत से संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुँचे हैं, मेंबर पार्लियामेंट पहुँचे हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर अधिकांश चुप ही बैठे हैं। चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का मामला अपने देश का हो या फिर बांग्लादेश का हो। हमला बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है और बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह हमला बोला है। और हमारे सहयोगी रमन मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, जिस तरीके से हम देखें लगातार उत्तर प्रदेश में जो भी नए वारदात सामने आए हैं, कांग्रेस और सपा ने जमकर राजनीति की है, लेकिन अब मायावती ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस दोनों पर ही निशाना साधा है। साफ तौर पर वो कह रही है कि मुस्लिमों को आपस में लड़वा रही है। बिल्कुल जूही जी, बसपा सुप्रीमो मायावती की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है, क्योंकि जिस वक्त संभल हिंसा का मुद्दा तेजी से चल रहा है और वहीं पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा भी चल रहा है। संभल हिंसा पर विपक्ष भाजपा पर हावी है, तो बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न पर भारतीय जनता पार्टी और तमाम हिंदू दल संगठन जो हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में मायावती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें दोनों बातों का जिक्र किया। मायावती ने सबसे पहले जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर इल्जाम लगाया, ये वो दो पार्टियां हैं जिन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में और तमाम चुनाव में मुस्लिमों का वोट मिलता आया है। मायावती ने इन दोनों पार्टियों पर मुस्लिमों को लड़ाने का और बहकाने का इल्जाम लगाया। मायावती ने कहा कि कांग्रेस और सपा मुस्लिमों का वोट लेने के लिए बिल्कुल साफ तौर पर वो कह रही हैं कि जो पार्टियां हैं, जनप्रतिनिधि है, उनको अन्य मुद्दों से लेना देना नहीं है, केवल वोट लेने के लिए, जनता को लुभाने के लिए इस तरह की जो बातें हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल वही मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से मायावती ने कहा, और मायावती ने यहां तक कि दलित सांसदों को भी बहुत तीखी टिप्पणी की है। उनका कहना है कि जो बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदुओं पे हो रहा है उसमें ज्यादातर आबादी जो है दलितों की है। दलितों पर अत्याचार हो रहा है और जो सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, वो भी चुप हैं। यानी कि अल्पसंख्यक जो जनप्रतिनिधि हैं वो और दलित जनप्रतिनिधि हैं, दोनों पर निशाना मायावती ने साधा है। आपको बता दें कि 2007 में जब मायावती की बहुमत में सरकार आई थी, जो दोनों वोट बैंक है, जो दलित का पूरा वोट बैंक है, जो मायावती का कैडर रहा है, और साथ ही मुस्लिमों ने भी उनका साथ दिया था, जिसके चलते बहुमत की सरकार आई थी। ऐसे में अब ये जो दोनों
जो उनका कैडर था मुस्लिम तो 2012 के चुनाव में टूट गया था, लेकिन अब दलित वोट बैंक भी दूर जा रहा है। ऐसे में वो दलित और मुस्लिमों को लगातार वो सपा और कांग्रेस पे इल्जाम लगाती आई हैं और भाजपा पर इल्जाम लगाती आई हैं कि ये लोग इन दोनों को बनाते हैं, झूठे झूठे बहकावे सपने दिखाते हैं और आपस में तोड़ लेते हैं। 2022 के चुनाव में भी मायावती ने तमाम अल्पसंख्यकों को टिकट दिया था, लेकिन उसके बावजूद उनकी एक भी सीट नहीं निकली थी, एक सीट निकली थी, और जिस पर उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यक जो हैं वो उन्होंने बसपा का साथ नहीं दिया और इसके चलते उनको काफी नुकसान हो सकता है। और इस बार भी जिस तरीके से अब ये संभल हिंसा हो रही है, जिस तरीके से बहराइच में हिंसा हुई थी, उसको लेकर वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे फारूक का कहना है कि राहुल गांधी भी सिर्फ राजनीति करने के लिए संभल में आ रहे हैं। एक बात और उन्होंने कही है यहाँ मायावती ने कि जो दलित सांसद है, जिनको दलित वर्ग के लोग चुनकर बाहर ले जाते हैं, वोटर चुनकर ऊपर ले जाते हैं, लेकिन उनको भी फिलहाल इन तमाम चीजों से मतलब नहीं। दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, वो चुप बैठे, केवल आकाओं को खुश करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, मायावती शुरू से ही जो दलितों को लेकर है वो मुखर रही हैं और उनकी सरकार में दलितों को लेकर अच्छे काम भी हुए हैं जो आज भी मानक के तौर पर माने जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से समय बदला, सियासत बदली और मायावती का वोट बैंक धीरे धीरे सत्ता पक्ष भाजपा और विपक्ष सपा में बढ़ता चला गया। लेकिन मायावती को आज भी आस है कि दलित जो वोटर्स हैं वो उनके साथ जुड़ेंगे और ऐसे में आज भी वो अपने वोटर्स को वापस लाने के लिए सपा और भाजपा दोनों पर आक्रामक रहती हैं और समय समय पर आकर वो दोनों पर हमला बोलती हैं। इस बार उन्होंने डबल गेम खेला है, यानी एक तीर से दो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो मुद्दे उठाए हैं। पहला मुद्दा तो ऐसा है कि जिसमें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस निशाने पर आएंगे मुस्लिमों के वोट बैंक को लेकर, और दूसरे में भाजपा निशाने पर आएगी जो कि प्रदर्शन तो कर रही है हिंदुओं के नाम पर। उसके जनप्रतिनिधि तमाम संगठनों की मदद से प्रदर्शन कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद होना चाहिए, लेकिन वो खुलकर केंद्र सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। साथ में जो दलित जनप्रतिनिधि हैं वो भी वहां पर, मायावती का कहना है कि वहां पर जो अत्याचार वो खासकर दलितों पर हो रहा है और इसकी आवाज उठाने की जिम्मेदारी जो है वो जो दलित जनप्रतिनिधि हैं उनकी है। वो केंद्र सरकार पर दबाव बनाए और केंद्र सरकार सीधा एक्शन ले, सीधा हस्तक्षेप करे बांग्लादेश में, जिसके चलते वहां के दलित हैं जो हैं और हिंदू जो हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमन तमाम जानकारी के लिए। तो मायावती ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा हमला बोला है सपा और कांग्रेस पर, दलितों को लेकर आवाज उठाई है और उन्होंने कहा कि जो दलित सांसद है वो भी दलितों के साथ उत्पीड़न होने पर चुप हैं। और वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ विहंगम योग संत समाज की स्थापना का शताब्दी समारोह में शामिल हुए। सीएम योगी ने स्वेत महामंदिर धाम में पूजा अर्चना की और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में काशी और यूपी चमक रहा है। आज देश में प्रदेश सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का अवतरण होता है। 1924 में उन्होंने विहंगम योग संत समाज की स्थापना की और कितना दुर्लभ संजोग है कि जब विहंगम योग संत समाज अपनी शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है तब हम लोग भी इस कार्यक्रम के साक्षी हैं। हम भी इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। एक संत की साधना, उनकी यौगिक साधना और उस यौगिक साधना का प्रसाद आज हम सबको प्राप्त हो रहा है। और आप सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि विहंगम योग संत समाज आज स्वरवेद महामंदिर ट्रस्ट के माध्यम से इतना दिव्य और भव्य मंदिर बना करके कोटि कोटि श्रद्धालु जनों को भारत की योग की परंपरा और आध्यात्मिक धारा के साथ जोड़ने के लिए अपने पुरुषार्थ के माध्यम से भी भारत की योग की आध्यात्मिक धारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसकी चर्चा की और उस समय इसकी सराहना भी की थी।
जब हम सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की चर्चा करते हैं, उन्होंने एक आध्यात्मिक अभियान को तो आगे बढ़ाया ही, साथ साथ एक संत, एक सच्चा योगी, एक सच्चा संत देश और समाज की परिस्थितियों से हाथ पे हाथ धरा रह करके चुपचाप बैठा नहीं रह सकता है। यह देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था और गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ इस देश को विदेशी दास्ता से मुक्त कराना है। इसके लिए सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने आजादी के आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के बैरकपुर से देश के प्रथम स्वतंत्र समर के संघनाद के साथ अपने आप को जोड़ा था। आप तो एक बड़ी समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा के साथ साथ राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण कड़ी के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक ही बात कहते हैं, हर काम देश के नाम। हमारा हर कार्य देश के नाम होना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। और इसलिए जो भी कार्य हो, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके, व्यक्ति से ऊपर उठ करके, समाज से ऊपर उठ करके, मत और मजहब के दायरे से ऊपर उठ करके इसको सनातन धर्म के मूल्यों के अनुरूप भारत की वैदिक परंपरा का अनुसरण और आध्यात्मिक परंपरा का अनुसरण करते हुए हर कार्य देश के नाम। और यही तो कार्य सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर के दौरान भी किया था। आज जब मैं देखता हूं उत्तराखंड में उन्होंने स्वरवेद लिखा, रचा, वहां पर भी, उत्तराखंड में भी उनकी दिव्य विभूति के दर्शन होते हैं। देश के अलग अलग भागों में, मैं विज्ञान देव जी महाराज से कह रहा था, मैंने कहा 1 साल के बाद दिखाई दे रहे, कहां चले गए थे? इन्होंने कहा मैं तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा पे था। मैंने कहा आचार्य जी कहां हैं? कहा आचार्य जी भी, मैं अगर देश में था तो आचार्य जी भी विदेश की यात्रा में भक्तों को जगाने के लिए आध्यात्मिक यात्रा में निकले हैं। बहनों और भाइयों, ये है अद्भुत परंपरा। अकेले चुपचाप नहीं बैठ जाना है। और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को बड़ी राहत मिली है। अक्टूबर 2021 के बेनामी संपत्ति मामले में उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। आयकर विभाग ने उनके घर, दफ्तर और रिश्तेदारों के यहां से 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की थी। तब अजित पवार के रिश्तेदार, उनकी बहनें और करीबी सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उनकी पत्नी, बच्चों की संपत्ति भी जब्त की गई थी। अजित पवार को यह राहत इनकम टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण से मिली है। न्यायाधिकरण ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ बेनामी संपत्ति के स्वामित्व के आरोपों को खारिज कर दिया है। मामला अक्टूबर 2021 का बताया जा रहा है और उस समय आयकर विभाग ने कई कंपनियों की छापेमारी की थी। विभाग को छापेमारी के दौरान ऐसे कई दस्तावेज मिले थे जिनमें अजित पवार और उनके परिवार की संपत्ति होने की बात सामने आई थी। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और उपचुनावों में इंडिया ब्लॉक के खराब प्रदर्शन को लेकर नाराजगी जताई है। कांग्रेस से नाराज ममता बनर्जी ने कहा, मैंने इंडिया गठबंधन बनाया और गठबंधन करवाया था। अब इसे व्यवस्थित करना नेतृत्व करने वालों पर निर्भर करता है। अगर वे इसे ठीक से नहीं चला सकते तो क्या कर सकते हैं?
मैं बस यही कहूंगी कि सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। ममता ने कहा मुझे मौका मिले तो मैं इस गठबंधन को लीड जरूर करूंगी। मैं बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं यहीं से गठबंधन को चलाऊंगी। मैं यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए दोनों जिम्मेदारी निभा सकती हूँ। और झांसी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को अपने 11 मंत्रियों के पोर्टफोलियो तय कर दिया, लेकिन सूत्रों के अनुसार आरजेडी में मंत्री पद को लेकर अंदर घमासान मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि मंत्री पद को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद नाराज चल रहे हैं। बड़ा बदलाव हो सकता है। मंत्री समेत कई नेताओं को लालू प्रसाद ने पटना बुलाया है। गुरुवार को सुबह के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने पद का शपथ ग्रहण करने के लिए झारखंड मंत्रालय पहुंचे। अपने मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते हुए मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि अलग अलग कार्यों और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के साथ सख्त सिस्टम लागू करने की अधिकारियों को हिदायत दी। जिला स्तर के कार्यालयों में जाकर समीक्षा करने की घोषणा की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय पांडे हमारे साथ रांची से जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरीके से हम देखें अब रांची में सभी मंत्रियों ने शपथ ग्रहण कर लिया है, लेकिन आरजेडी की बात करें, दो नाम सामने आ रहे थे और एक बार फिर जब शपथ ग्रहण हो चुका है तो पेज फंसता हुआ नजर आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए आरजेडी में लगातार आप देख सकते हैं कि दो नामों का चर्चा सबसे ज्यादा तेजी में था। और वैसे में आप सुरेश पासवान का भी सबसे ज्यादा चर्चाएं में थी और ये सबसे ज्यादा सियासी के गलियारों में भी चर्चा थी। लेकिन जब मंत्रिमंडल शपथ की बात के दिन का अगर देखें तो उस दिन संजय प्रसाद यादव का सबसे नाम आया। जो देखिए सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि लालू प्रसाद यादव सुरेश पासवान को झारखंड के मंत्री बनाना चाहते थे। और वैसे में जो उनकी तरीके से दोनों विधायक दोनों अपने हिसाब से लॉबिंग कर रहे थे, वैसे में अंतिम समय में संजय प्रसाद यादव का सबसे नाम आया और शपथ ग्रहण भी किया और कल उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में जाकर के अपने पद ग्रहण किया। और वैसे में अब जो है अंदर की घमासान काफी तेज है और जिस प्रकार से तो क्या आप जिस तरीके से अंदर हलचल मची हुई है पार्टी के अंदर, तो अब क्या मंत्रिमंडल में एक बार फिर से नाम में बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है कि लालू प्रसाद यादव जो है मंत्री को और इन तमाम नेताओं को बुलाया है, अपने आवास में बुलाया। आज शाम 4 बजे उनके साथ बैठक होगी। बैठक के बाद बैठक होने के बाद क्या निर्णय होगा ये देखने बात है। लेकिन ये बात देता है कि अंदर जो मंत्री पद को लेकर के आरजेडी के अंदर काफी घमासान है और इसके लेकर के सियासत भी झारखंड की तेज है। बिल्कुल, और जिस तरीके से हम देखें अब संभावना क्या जताई जा रही, क्योंकि बैठक होने हैं और वहीं झारखंड में अगर हम देखें जेएमएम के साथ, कांग्रेस के साथ, तमाम लोगों के साथ जो है जिम्मेदारी आरजेडी के भी जो मेंबर हैं उनको भी मिली है। और अब आगे तो क्या जो नए चेहरे सामने आ सकते हैं, समन्वय उनको लेकर अन्य पार्टियों के साथ बन सकती है? निश्चित रूप से देखिए तमाम विधायकों को भी बुलाया गया है और आज शाम 4 बजे बैठक है और बैठक के बाद क्या निर्णय होगा। देखिए जो लालू प्रसाद का जो निर्णय है वो मुझे लगता है कि वो ऐसे में झारखंड में एक बड़ा बदलाव देखने को भी मिल सकता है। तो जिस प्रकार से मंत्री को लेकर के लगातार घमासान अपने पिछले दिनों भी राजनीति में रहा है, अब जो सामने जो तख्त जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव का देखा जा रहा है, वैसे तख्त में झारखंड में एक बड़ी बदलाव को देखने की संदेश है। बिल्कुल, यानी कि मंत्री पद को लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, वो बैठक के बाद ही सब साफ हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। तो मंत्री पद को लेकर आरजेडी में घमासान और हलचल मची हुई है। दो चेहरे पर पहले से भी कयास लगाए जा रहे थे और अब मंत्री पद की शपथ लेने के बाद फिर से वही घमासान। बढ़ते आए खबर हरदोई से है, जहां एसपी नीरज कुमार जादौन 4 IAS सहित 38 सिपाहियों के तबादले किए गए। एसपी ने बताया कि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने को लेकर ये तबादले किए गए हैं। बता दें कि 4 SI सहित 38 हेड कांस्टेबल के तबादले किए गए हैं।
और रांची के अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब वे देश के रक्षा मंत्री को भी धमकी देने लगे हैं, रंगदारी मांगने लगे हैं। अपराधियों ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और राज्य के सांसद संजय सेठ से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का दुस्साहस किया है। कहा कि 3 दिन के अंदर पैसे दे दे और ऐसा नहीं करने पर परिणाम भुगतने की धमकी भी दे डाली है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ अभी दिल्ली में है। धमकी उनके मोबाइल पर मैसेज भेजकर दी गई है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रंगदारी मांगे जाने की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और अन्य आला अधिकारी मंत्री के स्थित आवास पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। और सीधा चलते हैं वाराणसी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। बाल विवाह और दहेज मुक्त विवाह के खिलाफ एक आवाज उठा करके कहा है कि दहेज मुक्त वैवाहिक बंधन के साथ जुड़ करके अपनी पितृ ऋण और मातृ ऋण से ऋण होने का कार्य हम करेंगे। आज जब दहेज रूपी दानव अनेक परिवारों के सामने संकट खड़ा करता है, बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जिनके अभिभावक दहेज न दे पाने के कारण वे अविवाहित रहती हैं। और बहुत बार तो हम लोगों को एक दर्दनाक समाचार भी सुनने को मिलता है कि दहेज न देने के कारण वैवाहिक कार्यक्रम वह निरस्त होते हैं या बेटी की विवाह तिथि तय नहीं हो पाती है। उस सब से अलग हट करके मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के माध्यम से आज जो प्रयास प्रारंभ हुआ है और उसमें जिन इन युवाओं ने अपने आप को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा है, मैं उनके अभिभावकों का और उनका भी हृदय से अभिनंदन करते हुए सभी 501 जोड़ों को अपनी बधाई देता हूं और उनके स्वस्थ और दीर्घ वैवाहिक जीवन के लिए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, याद करिए 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश की बागडोर संभालने के बाद जिस नए भारत का निर्माण हुआ, उस नए भारत में महिलाओं के लिए भी सम्मानजनक स्थान उन्होंने बनाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से उन्होंने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया, आज वह देश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में बेटियों के द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके अपने आप को साबित किया जा रहा है। हर हाल में बेटी का संरक्षण हो, बेटी को बचाया जा सके, उसको पढ़ाया जा सके, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह नेतृत्व दे सकती है। वाराणसी से सीएम योगी को भी आप सुन रहे थे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।